सबसे पहले आप इस फोर्स को हमने अप्लाई किया, आपको बताना है कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स होगा रिजल्टेंट। बताओ भाई, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा यहां पर, क्योंकि कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 10g। g 10 ले लेंगे तो 100 न्यूटन आएगा। फोर्स जब ये आगे की तरफ लगेगा तो बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी आगे की तरफ होगी, फ्रिक्शन इसे रोकने को कोशिश करेगा। बट अगर हम देखें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो म्यूएस इंटू एन होता है 0.4 इंटू 100, वो 40 न्यूटन होगा। कितना होगा? इसका मतलब ये ब्लॉक आगे नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, तो पक्का ये बॉडी आगे स्लिप करेगी। इससे हमें ये बात पता चल गई कि पक्का बॉडी में मूवमेंट होगा, बॉडी स्लिप करेगी 200% और बॉडी पे फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। यानी अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि काइनेटिक लगेगा कितना। अगर तो म्यू के इंटू एन 0.3 इंटू 100 30 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। इससे ये फ्रिक्शन का आंसर आ गया कि भाई 30 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। बेटा आ गया कि नहीं बताओ? तो 30 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब इस ब्लॉक में जब मोशन आगे की तरफ होगा 30 न्यूटन, अब एक्सेलरेशन भी है, तो राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। राइट, एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है तो ये 60 न्यूटन पॉजिटिव आएगा, फ्रिक्शन 30 लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में घटा देंगे। ठीक है ना? बताओ भाई। और इज इक्वल टू एम ए है 10a, तो a की वैल्यू यहां से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है अंडर रूट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन है और फ्रिक्शन 30 न्यूटन लग रहा है, तो उसी का लिखेंगे, लिमिटिंग मत लिख देना, जो लग रहा है बॉडी पे वही फोर्स लिखेंगे। बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? देखिए ये जरूरी आंसर निकाल लिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन जो मैकेनिज्म, जो प्रोसेस आपके मन में आना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना बहुत जरूरी, कि आप कैसे सोचोगे इस सवाल के बारे में। क्योंकि फ्रिक्शन का बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा, तो फिर अगर सीधे आंसर के पास चक्कर में पड़ोगे तो नहीं। अगर प्रोसेस नहीं समझोगे कैसे करना है, कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको मोशन के लिए चेक करना है, लिमिटिंग से देखना है। अगर मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, उतना ही लगेगा जितना फोर्स होगा। मोशन हो रहा है तो काइनेटिक लगाकर न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोशन होगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा कुछ ना कुछ।
अब ये इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं जनरल प्रॉब्लम, जिनमें हमें पहले से नहीं पता होता कि स्टैटिक फ्रिक्शन का सवाल है कि काइनेटिक का सवाल है। ये प्रॉब्लम को देखकर पता चलता है। जैसे यहां पर देख लिया कि मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का सवाल है। इससे पहले जो सवाल था वो स्टैटिक, वहां मोशन नहीं हो रहा था। ये जनरल सवाल बोलते हैं इसको, कि इसमें आपको पता करना पड़ता है कि क्या हो रहा है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें गिवन होता है, वो सरल सवाल होते हैं, उसे कहते हैं कि लिमिटिंग कंडीशन में वो सॉल्व करवाते हैं आपसे। किस कंडीशन में? जैसे इस सवाल में देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बताओ मिनिमम कितना ये वाला फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये मोशन कर जाए। अब मेरी दो बातें समझ लो बहुत ध्यान से। तो ये इसे लिमिटिंग स्टेट बोलते हैं बेटा। जैसे मान लो एक बॉडी है बेटा, प्यारे बच्चों, एक बॉडी है जिसपे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर मैं कहूं कि 30 न्यूटन है और मैं ये फोर्स लगा घसीट रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन है, तो अगर कोई ये पूछे कि 30 न्यूटन तक मोशन नहीं करेगा, अगर फोर्स की वैल्यू में बढ़ाता जाऊं तो 30 तक मोशन नहीं होगा, लेकिन 30.0000000000001 पे मोशन हो जाएगा। अब दो सवाल मैं पूछ सकता हूं तुमसे, बताओ वो मैक्सिमम फोर्स कौन सा है जहां तक मोशन नहीं हो रहा है? आप कहोगे सर 30 न्यूटन। मैं कहूं बताओ वो मिनिमम फोर्स कौन सा है जहां से मोशन शुरू हो जाएगा? आप कहोगे 30 न्यूटन। है ग्रेटर देन 30 पर अगर वैल्यू लिखनी हो तो क्या 31 लिख दोगे कि 30.01 लिखोगे? लिखना 30 होता है। हाँ, ये अंडरस्टूड है कि अगर स्ट्रिक्टली कोई पूछे कि इक्वल टू 30 पे मोशन होगा कि ग्रेटर देन 30 पे मोशन होगा, तो हम आंसर देंगे ग्रेटर देन 30 पे मोशन होगा। यानी दोनों सवालों का आंसर 30 है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बॉडी विल नॉट मूव? आंसर इज 30 न्यूटन। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बॉडी विल स्टार्ट मूविंग? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स फॉर विच बॉडी विल स्टार्ट मूविंग? क्या होगा? 30 न्यूटन। मेरी बात समझ रहे हैं? किस फोर्स पर? तो इसका मतलब ये होता है ऐसे सवाल जब भी मैक्सिमम मिनिमम शब्दों का प्रयोग, क्या बता रहे हो? ऐसे सवाल जिनमें मैक्सिमम मिनिमम शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे सवालों को हमेशा डायरेक्टली जाके लिमिटिंग कंडीशन पे सॉल्व करना होता है। उस स्टेटमेंट डायग्राम बनाना होता है कि बॉडी बस मूव करने ही वाली है, क्योंकि आपको जनरलाइज चेक नहीं करना होता जो इन्होंने कह रखा है। वो कंडीशन बताओ कि जब बस बॉडी मूव कर ही देगी शुरुआत, बताओ तो आपको कहां पे सॉल्व करना है? लिमिटिंग। यानी ऐसे चीजों में एक बात क्लियर होती है कि फ्रिक्शन कौन सा वाला लगाना है? लिमिटिंग लगा के सॉल्व करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जब भी मैक्सिमम और मिनिमम जैसे शब्दों का प्रयोग होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगा दिया करेंगे? लिमिटिंग, और सीधे बैलेंस करके आंसर निकाल लिया करेंगे। जैसे हमें पता है कि यहां पर, अब देखिए ये वाला फोर्स क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा देगा। आंख बंद करके हमेशा नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर ना कर लेना। अगर कोई भी फोर्स नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करेगा। तो जैसे यहां पर सबसे पहले 20g लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है, तो सबसे पहले बताओ नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो 20g प्लस 40 कितना आ जाएगा? 240 न्यूटन। तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा? म्यूएस है। अब देखो अगर आप म्यूएस mg कर दो धोखे में तो नॉर्मल की वैल्यू 200 रख दोगे, गलती हो जाएगी। आदित्य गलती मत कर देना, बहुत मारूंगा मैं तुम्हें गलती कर दी कर तुमने, ठीक है ना? तो यहां पर म्यूएस की वैल्यू कितनी बेटा? 0 पॉइंट कहां है? दिया नहीं मैंने? हाँ, तो म्यूएस की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 इंटू 240 कितना आएगा? 120 न्यूटन। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है? 120। तो अगर मेरे से कहा जाए फॉर नो मोशन, कोई मोशन नहीं चाहिए, तो F1 लेस आर इक्वल टू 120। फॉर मोशन F1 ग्रेटर देन, बट दोनों प्रश्नों का जवाब 120 होगा। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए कहे कि भैया सब्जेक्टिव में तो चल जाएगा, टीचर चेक करेगा, कहेगा बच्चा समझदार है, पर अगर एग्जैक्ट आंसर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू लिखने के लिए कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स स्टार्ट्स मोशन, तो आपको पता है कि 120 के बाद ही जो फोर्स आएगा उसी पे मोशन होगा, पर तुम जानते नहीं हो कि 120 के बाद आता क्या है। 120 के बाद वाला रियल नंबर जानते हो तो बता दो, नहीं पता है ना, इसलिए 120 ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि 120.00 अगर 1 करोड़ जीरो लगाओगे फिर 1 लगाओगे उस पर भी मोशन हो जाएगा, मतलब जस्ट आफ्टर 120, तो आंसर 120 ही लिखेंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ भैया मैक्सिमम फोर्स बताओ ताकि मोशन ना हो, F1 की मैक्स वैल्यू बताओ ताकि मोशन ना हो, तो भी कहोगे 120, और इस बार तो एकदम कॉन्फिडेंटली कहोगे क्योंकि पता है कि 120 तक मोशन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मिनिमम फोर्स की वैल्यू बताओ जिसमें मोशन हो जाएगा, तो भी 120। देखना मिनिमम, एक बार क्या पूछा जेई वालों ने, इस पे खेल कर दिया। अब मान लो इसी सवाल में मैं ऑब्जेक्टिव सवाल बनाऊं, मैं कहूं बताओ किस फोर्स पे बॉडी मूव करेगी। एक ऑप्शन 90, एक ऑप्शन 120,
एक ऑप्शन 130, एक ऑप्शन 60। हमने कह दिया बताओ किस फोर्स के लिए बॉडी मूव करेगी, तो बच्चों ने ये टिक कर दिया, आंसर गलत हो गया, ये हो गया। सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मिनिमम बताइए, उन्होंने कौन सा वाला फोर्स लगाए कि बॉडी मूव कर जाए, कौन सा वाला? तो पता है 120 तक तो मूव करने वाली नहीं, उसके बाद ही मूव करेगी, उससे बड़ा कुछ भी लगा दो 130 पे मूव कर जाए। हाँ, अगर ये कहता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, तो 130 नहीं टिक करते, फिर 120 ही टिक करते, फिर वो लिमिटिंग वो इक्वलिटी वाला इग्नोर कर देते हैं, इक्वलिटी वाला पॉइंट। तो शब्दों में हम समझ लेना उलझा देता है कभी कभी, ठीक है ना? फिर भी 130 मूव थोड़े ना करेगा ना, ना मतलब ना। ठीक भैया, फिर ये बोनस सवाल हो जाएगा। आओ, तो समझ गए ना कैसे अप्रोच करना है? ठीक, बहुत बढ़िया। हटा दें इसको। ये पिछला वाला था क्या? ओके, अब एक सवाल और है। एक फोर्स लगा दिया हमने, (40√2) मास 10 kg है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन बताना है आपको, म्यू की वैल्यू 0.2 है। अब जब ऐसे दिया जाता है म्यू 0.2, इसका मतलब हम म्यू एस म्यू के दोनों सेम मान लेंगे, जो म्यू एस होगा वही म्यू के होगा। उधर लिखा है ना, सवाल भी नहीं देख रहे हैं सही से। हाँ, देखते हैं, लेट्स। एक्सेलरेशन 0 ना, 0 नहीं आएगा। तुम एकांश सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करो सिलेबस, शुरुआत से देखो कुछ थोड़े थोड़े लेक्चर, एक लेक्चर शुरुआत से प्रॉपर देखो, 1D मोशन से देखो शुरुआत से। एनएलएम कुछ कर लिया, एनएलएम देख लिया है, एनएलएम देख लो अच्छे से, फिर 1D चालू करो, डिफरेंशिएशन का देख लो। हाँ, काइनेमेटिक्स ही। श्रेया दीदी तुम गलत कर रही हो, देखो
कहां गलती हो रही है? देखो ये आएगा 40√2 cos 45 आएगा। कंपोनेंट नहीं किए फोर्स के। यार प्रांस बातें बहुत करते हो तुम, सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज आती है प्रांस। तेज नहीं है, सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज आती है। अब बात नहीं होनी चाहिए। हेलो हेलो, बच्चों सबसे पहले देखो, हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई फोर्स आवाज नहीं आनी चाहिए। तुम लोग बिल्कुल गधे हो जाओगे थोड़े दिनों में बात कर करके। एकदम साइलेंस नहीं मेंटेन रखते, तुरंत बतियाने लगते हो। देखो बेटा, ये क्या है ना, यहां पर एक फोर्स 40 हो गया ये वाला, और एक फोर्स 40 हो गया ये वाला। अब आप देखोगे इसका वेट जो लगेगा वो ये लगेगा 100 mg, और ये नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल निकाला जाता है। सबसे ज्यादा गलती नॉर्मल रिएक्शन में होती है बच्चों को जल्दबाजी में। n = mg लिख देते हैं, कितना भी मैं समझाऊं। n + 40 = 100, यहां से n 60 आएगा, और लगे यहां तो लिमिटिंग निकाल लिया जाता है, म्यू × n 12 न्यूटन। यही काइनेटिक आएगा, क्योंकि जो लिमिटिंग होगा वही काइनेटिक होगा, क्योंकि म्यू की एक ही वैल्यू दी गई है। अब देखो, अभी तक मैंने फ्रिक्शन नहीं बनाया, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसे नहीं, सोच समझ के बनाएंगे। अब हम कहते, देखो ये सब प्रोसेस फटाफट आएगा मन में। फोर्स ऐसे लगाया है तो फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश करेगा, पर फ्रिक्शन तो 12 ही न्यूटन बढ़ सकता है, तो रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ऐसे नहीं पहले ये बना दिया, पता ही नहीं है होगा कि नहीं होगा, सोच समझ के बनाएंगे। अब हमें पता है एक्सेलरेशन होगा, अगर एक्सेलरेशन होगा बॉडी स्लिप करेगी, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, 12 ही न्यूटन लगेगा, चूंकि म्यू के अलग से दिया नहीं, तो 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का आंसर हो गया। अब 12 न्यूटन ये लग रहा है, 40 इधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगा दो, तो 40 - 12 हो गया फोर्स, ये फोर्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव, = ma। m कितना है? 10 है। a कितना आ गया? 2.8 आ गया। ऐसे करेंगे। अब देखो सबने जहां जहां गलती की है, क्या गलती की है। बस रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स पूछे, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ले लो। चलो, इस ब्लॉक का मास है √3 किलोग्राम, म्यू की वैल्यू 1/2√3, और एक ऐसे फोर्स लग रहा है F, जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स F फॉर विच ब्लॉक remains at rest। मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे। ब्लॉक
ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है, मैक्स कितना फोर्स लगा सकते हैं कि ब्लॉक मूव ना करे। क्या कोई अटेंड कर रहा है क्लास? यस सर।
कितना आया आंसर? मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि मोशन ना हो? कितना आ रहा है? अलग अलग सॉल्व करो, मिल के सॉल्व कर रहे हो। आंसर तक पहुंचो। इस बार नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन नहीं देखता, गधे कहीं क्या नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स। एरो इधर कैसे बना दिए? आंसर इज 20 न्यूटन। और आपको मैं बता दूं ये जेईई एडवांस का सवाल है। 20 न्यूटन आंसर है इसका। सरल कैटेगरी, इजी कैटेगरी ऑफ जेईई एडवांस। हाँ भाई, देखो सबसे पहले तो हमें फोर्स के यहां पर हम लोग सबसे पहले हम इस फोर्स के कंपोनेंट कर देंगे। फोर्स नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, है ना? एरो की डायरेक्शन ही सॉरी अगर तुम बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा? ये एफ कॉस 60 होगा और ये एफ साइन 60 होगा। ये जो दो फोर्स है लग बॉडी पे ही रहे। कुछ बच्चे कहते सर ये तो काम सरल हो गया हमने, वो कैसे? सर ये फोर्स तो ऊपर से निकल गया, बॉडी पे लगा ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी होते जो ऐसी बातें कह देते हैं मुझसे कभी। तो अब देखो ये क्या होगा, mg लगेगा और ये ऐसे क्या लगेगा, नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और ये नीचे लग रहा है, तो इस बार नॉर्मल बढ़ेगा, mg प्लस f sin 60 होगा कि नहीं होगा? ये नॉर्मल होगा। और ये जो फोर्स लग रहा है ये इस बॉडी को ऐसे धक्का मारेगा, तो फ्रिक्शन ऐसे रोकने की कोशिश करेगा ना? और जैसे ही ये वाला जो फोर्स होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा, वैसे मोशन हो जाएगा। तो लिमिटिंग तक मोशन नहीं होगा ना? बताओ। तो f cos 60 किसके इक्वल हो जाना चाहिए लिमिटिंग कंडीशन में? म्यू s इंटू एन। यही तो होगा, बताओ। जो f cos 60 है, जो मोशन कराना चाहेगा और फ्रिक्शन जो रोकना चाहेगा, जे उसकी लिमिटिंग वैल्यू तक मोशन नहीं होगा, लिमिटिंग से ज्यादा मोशन हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं भैया? तो ये f/2 हो गया, ये 1/2√3 हो गया, और नॉर्मल की वैल्यू रख दे रहे हैं mg √3g प्लस f√3/2। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√3 को, तो ये g/2 प्लस f/4। तो देखो ये क्या आ रहा है, f/4 इधर घटा दोगे तो f/4 इक्वल टू g/2। f आ रहा है 2g, 20 न्यूटन आ गया। g को अगर 10 मान लें तो बताओ क्या टफ है इसमें? कितनी बार समझाएं? फोर्स के कंपोनेंट सही से करो, नॉर्मल रिएक्शन सही से निकालो, गलती ना करो। बताओ भाई, करोगे गलती? अब एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट कहा जाता है, पुलिंग अ बॉडी ऑन रफ सरफेस इज इजियर देन पुशिंग अ बॉडी, राइट? पुलिंग इज इजियर। किसी बॉडी को अगर मैं पुल कर रहा हूं, पुल, मान लो ये बॉडी है
और मैं खड़ा होकर एक धागा बांधकर इसे मैं पुल कर रहा हूं, किसी एंगल पे पुल करके ले जा रहा हूं, पुल करके। तो पुल करना आसान होता है। आपको अगर बॉडी को रफ सरफेस पे घसीटना हो तो रस्सी बांध करके एंगल पे घसीटना चाहिए। पुश करना मुश्किल होता है। अगर आप बॉडी को पुश करेंगे किसी एंगल पे, मान लीजिए यहां पीछे से खड़े होकर और आप इसको पुश कर रहे हैं, बॉडी को हाथों से ऐसे ऐसे पुश कर रहे हैं, किसी एंगल पे फोर्स लगा के ऐसे धकेल रहे हैं, ऐसे करके धक्का दे रहे हैं किसी एंगल पे, तो ये प्रोसेस डिफिकल्ट है या आसान? इसमें आप आसानी से मोशन करवा सकते हैं बॉडी में, ये डिफिकल्ट है, इसमें आप आसानी से मोशन नहीं करा सकते, अधिक फोर्स लगाना पड़े। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। आइए पहले पुलिंग वाला केस लेते हैं। ऐसा क्यों है? बात साफ साफ दिख रही। इसमें नॉर्मल घट जाएगा, फ्रिक्शन घट जाएगा, इसमें नॉर्मल जो है वो बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो पहले हम पुलिंग वाला केस लेते हैं। दोनों में फोर्स निकाल के दिखाते हैं कि मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव कराने के लिए। मान लेते हैं किसी थीटा एंगल पे हमने फोर्स लगाया। अगर हम थीटा एंगल पे, ये पुलिंग वाला केस, ये पुशिंग वाला केस है, थीटा एंगल पे फोर्स लगाया तो ये F cos थीटा होगा, ये F sin थीटा होगा, ये mg होगा, ये फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा और ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg। बताओ बेटा, यहां से नॉर्मल की वैल्यू हो जा रही है mg माइनस F sin थीटा। तो मोशन कब स्टार्ट होगा? जब ये फोर्स जस्ट इसको क्रॉस करेगा, यानी जब F cos थीटा की वैल्यू म्यू n के बराबर हो जाएगी, ये म्यू एस n के बराबर हो जाएगी। n की वैल्यू मैं लिख देता हूं mg माइनस F sin थीटा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके F वाले को इधर ले आऊं तो F कॉमन आ जाएगा, cos थीटा, और ये म्यू इंटू साइन थीटा इधर प्लस हो जाएगा और इधर रह जाएगा म्यू एस mg। तो यहां से जो F की फोर्स आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो मोशन कराने के लिए चाहिए, वो cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अरे यही तो आएगा, बताओ, कोई डिफिकल्ट है? यही सब तो जो पढ़ा रहे वही किया बेटा। सबसे पहले नॉर्मल निकाल लिया, फिर जो पुलिंग फोर्स होगा वो F cos थीटा होगा, और फ्रिक्शन लिमिटिंग को जैसे ही क्रॉस करेगा म्यू n चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, n mg नहीं है यहां पे। तो इतना फोर्स पे बॉडी मोशन कर जाएगी किसी थीटा पे, मान लेते। उसी एंगल पे अगर हम पुश करें इसको, तो पुशिंग का केस देख लेते हैं। यहां पर अगर आप, मैं इसी फोर्स को चलो देख लेता हूं, तो यहां पर ये F cos थीटा लगेगा, नीचे की तरफ आएगा F sin थीटा, आएगा कि नहीं? जो नॉर्मल लगेगा यहां पर, नॉर्मल जो होगा वो mg प्लस F sin थीटा हो जाएगा, राइट है? बताओ, ये mg है, ये F sin थीटा, बताओ। और यहां पर पुलिंग फोर्स जो पुश कर रहा है मोशन कराने के लिए, वो F cos थीटा, ये फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के बराबर कर लो, तो म्यू एस इंटू n, और जो n की वैल्यू है वो F sin थीटा प्लस mg है। ये जो म्यू एफ sin थीटा इधर आएगा तो घट जाएगा, cos थीटा माइनस हो जाएगा म्यू एस sin थीटा इक्वल टू म्यू एस mg, और जो F की वैल्यू आएगी, फोर्स जो आएगा, जिस फोर्स पे बॉडी मोशन करेगी, वो cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। अब आप देखो यहां पर ये प्लस भी है, यहां ये माइनस भी। डिनोमिनेटर किसका छोटा है? ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है, तो फोर्स किसमें बड़ा है? तो ज्यादा फोर्स किसमें लगाना पड़ रहा है, पुश करने में या पुल करने में? पुशिंग में ज्यादा फोर्स, इसलिए डिफिकल्ट है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को धक्का मारने के लिए, और घसीटना है अगर किसी एंगल पे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो मोशन कराने वाला फोर्स है वो तो दोनों में सेम है, F cos थीटा, लेकिन फ्रिक्शन इसमें ज्यादा है क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है जो नॉर्मल बढ़ा दे रहा है, यहां पर कंपोनेंट फोर्स का ऊपर जा रहा है जो नॉर्मल घटा दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? यहां फ्रिक्शन बढ़ जा रहा है, यहां फ्रिक्शन कम हो जा रहा है। तो अगर बॉडी को घसीट रहे हो तो हमेशा रस्सी बांध के घसीटना चाहिए किसी एंगल पे, धक्का नहीं देना चाहिए, धक्का देने में ताकत ज्यादा लगती है, ठीक है ना? लिख लो फटाफट। और ये प्रॉपर कैलकुलेशन याद दिमाग में होनी चाहिए। अगर प्रूफ करने के लिए आए तो ये सॉल्व करके दिखाना, ऐसे थ्योरी मत लिख देना। हाँ, एक नंबर में आए तो सिंपल डायग्राम बना के लिखा देना, एज वी कैन सी दैट नॉर्मल इज इंक्रीजिंग, और ये जो भी इंग्लिश आती है तुम लोग को, है ना? और अगर बढ़िया सवाल आए तो बाकायदा प्रूफ कर देना। बंदर कब बनाया था?
बंदर नहीं बनाते थे हम कभी, गधा बनाते। अच्छा वो वाला बंदर, हमें लगा तुम लोग को बंदर। लिख लिया। आइए इसमें एक स्पेशल केस करते हैं। देखिए ये बात नहीं,
एक केस बनता है, इसे मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट मिनिमम फोर्स टू पुल अ बॉडी ऑन ए रफ सरफेस। सब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये जेई एडवांस्ड में पूछे गए क्वेश्चन को आर्टिकल बना के मैं आपको पेश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ये रिजल्ट भविष्य में आपको याद हो। बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, तब पेपर सब्जेक्टिव होता था और ये 8 नंबर का सवाल था। तब ऐसे होते थे 8 सवाल 10 सवाल आते थे, 60 70 80 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का, मल्टीपल पार्ट्स होते थे उसमें। क्वेश्चन ये था कि एक एम मास की बॉडी रफ सरफेस पे रखी है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, आप मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और बस इतना लिखा था कि फाइंड आउट लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक। दैट्स ऑल। 8 नंबर का सवाल। फाइंड आउट लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस। फोर्स नहीं बताया कैसे लगाना है, मतलब ये नहीं दिया गया है कि फोर्स कैसे। उन्होंने कहा कम से कम फोर्स लगा दो, जैसे मन हो वैसे लगाओ, लेकिन याद रहे लीस्ट आना चाहिए, उससे कम में फिर काम ना चले। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम फोर्स ऐसे लगा दें तो फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एम जी हो जाएगा और एफ इक्वल टू म्यू एम जी। फिर उनके दिमाग में 8 नंबर का सवाल ऐसे थोड़े ना देंगे, है ना। तो एक्चुअली अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल एम जी के बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी। उसने ये तो नहीं कहा कि हॉरिजॉन्टली लगाना है, उसने कहा जैसे मन हो वैसे लगा दो, बस कम से कम हो, उससे कम में फिर मूव ना करे बॉडी। इसलिए मैंने एक शब्द प्रयोग कर दिया हेडिंग में, एब्सोल्यूट मिनिमम, जिससे कम लगाने फिर बॉडी कैसे भी मूव ना करे, उससे कम में फिर मूव ना करे, वही सबसे कम है। चाहे जैसे एंगल की फ्रीडम है तुम्हारे पास, जैसे मन है वैसे लगा लो। तो बच्चों यहां पे हम उस जो पिछला आर्टिकल हमने पढ़ा है उससे इंस्पायर होके हमें ये मन में विचार आया कि जब हम किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, पुल करते हैं, तो नॉर्मल को घटाता है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन जो एफ कॉस थीटा होता है वो भी तो घट रहा है, पहले पूरा एफ लग रहा था इधर। तो ऐसे डायरेक्टली देख के बताना थोड़ा मुश्किल है, बट हम जनरलाइज वे में इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि चलिए मानते हैं किसी थीटा एंगल पे फोर्स अगर लगाएंगे तो क्या होगा, पर यह डेफिनेट है कि थीटा एंगल पे हमें पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पुल करते हैं तो इजियर होता है, आसान होता है पुश करने से। तो हमने मान लिया कि लेट फोर्स इज अप्लाइड एट थीटा एंगल। मान लिया कि फोर्स थीटा एंगल पे हमने लगाया। ध्यान दीजिए एग्जाम में थीटा नहीं दिया गया था, इसलिए थीटा के टर्म में आंसर नहीं लिखना है, ये तो आपने माना है। आप थीटा की वैल्यू बदल बदल के चेक करोगे किस पे सबसे कम आ रहा है, 30 डिग्री पे, 45 पे, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। भाई किसी जनरल थीटा पे निकाल के हम चेक करेंगे सबसे छोटा कब आएगा। बात समझ रहे हो। उसने तो ये कहा कि लीस्ट फोर्स बता दीजिए जिससे कम में फिर बॉडी मोशन ना करे। तो आपने कहा लेट अस सपोज कि थीटा पे लगाया, किसी थीटा पे देखेंगे कि किस थीटा के लिए फोर्स मिनिमम आएगा। अलग अलग थीटा के लिए आंसर अलग अलग आएगा। तो पहले आपने किसी जनरल थीटा के लिए निकाला कि अगर मैं किसी थीटा पर फोर्स लगाऊं तो कितना फोर्स लगाने पे बॉडी मोशन करेगी। तो आपने ये जाना कि ये एफ कॉस थीटा होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये एफ साइन थीटा होता है, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा, ये फ्रिक्शन रोकेगा। तो आपको पता है कि जब आप एफ कॉस थीटा को म्यू एन के बराबर करोगे और एन जो होगा देखो एफ साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू एम जी, तो एम जो एन आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, भी थोड़ी देर पहले लिखा था, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा को इधर ले आओगे तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहां से एफ की वैल्यू आ गई म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो आपने कहा कि मैंने क्या कहा, आंसर थीटा के टर्म में नहीं लिखना। आपने देखा कि अच्छा अगर मैं थीटा पे फोर्स लगाता हूं तो इतने में मोशन करेगा। अब थीटा की किस वैल्यू के लिए सबसे छोटा आएगा ये देखना है। तो थीटा की वैल्यू बढ़ा के देखेंगे, घटाएंगे, 0 1 2 डी, इनफाइनाइट एंगल है, कितना चेक करोगे, मैथ्स का सपोर्ट लेंगे। यहां पर जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर वेरिएबल है। हम ये देखें कि डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम हो गया तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के एक पॉइंट यूज होता है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा, याद रखिएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है
कितनी होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी ये जो एक्सप्रेशन होता है ये श्रेया और माल्या याद रखेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस एक्सप्रेशन की मैक्स वैल्यू प्लस में ये होती है और मिन वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इसे मैं बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बना लूंगा, जो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, जिसकी मैक्स और मिन वैल्यू +1 -1 हो सकती है, और बाहर जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये जो 9-10 में पढ़ते थे। चलिए, तो ये जो है ये अरे 9th में होता था यार, 10th में ट्रिग्नोमेट्री हमने तो 10वीं में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, कोई नहीं, अभी फिलहाल याद रखना, इसका जो मैक्स वैल्यू होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस इतना होता है। तो यहां पर जो साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू होगी, अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, नीचे वाली चीज मैक्सिमम होगी, तभी तो फोर्स मिनिमम आएगा। तो मिनिमम फोर्स आएगा म्यू एम जी डिवाइड बाई अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट म्यू है तो म्यू इसका। ये बच्चों सबसे छोटा फोर्स आता है, और ये किस एंगल पे आता है? तो नीचे वाला जो फंक्शन, इसे मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं, y है cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। बच्चों कोई भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सपोज y वर्सेस ग्राफ बना रहा हूं, कोई भी ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाता हूं जहां मैक्सिमा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, वहां टेंजेंट कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। वहां पर हमेशा स्लोप 0 होता है, यानी मैक्सिमा उसी पॉइंट पर मिलता है जहां dy by dx क्या होता है? 0। तो अगर ये पता करना होगी जो मैक्सिमा मिला होगा ये किस एंगल पर मिला होगा, इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि मैक्सिमा कहां मिलेगा, तो मुझे dy by d थीटा क्या करना पड़ेगा? 0। इससे cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, इसको 0 करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? म्यू। इसका मतलब जब tan थीटा की वैल्यू म्यू आएगी, तब आप चाहो तो tan थीटा की मदद से sin और cos निकाल के आप अगर यहां पुट भी कर दोगे तो भी आप इस वैल्यू तक पहुंच जाओगे, जो मैंने आपको बेसिक रिजल्ट याद करा के आपको बताइए। इसका मतलब है कि जब मैं इस एंगल की वैल्यू tan इनवर्स म्यू, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, इस एंगल की वैल्यू इतनी होगी, तब जाके फोर्स मिनिमम आएगा और इस पर्टिकुलर एंगल पे आएगा। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट मिनिमम फोर्स है वो इतना ही होता है, ये इससे छोटा फोर्स से बॉडी मूव नहीं कर सकती, और ये आपको इस एंगल पे लगाना होता है। अब आपके देखो दोनों दिखा देता हूं। अगर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो आपका आंसर आएगा म्यू एम जी। ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई चीज 1 से बड़ी है, यानी ये म्यू एम जी से छोटा है, यानी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे उससे कम फोर्स से काम चल जा रहा है। कोई कहता सर मूव भी कराना, मैं ऊपर उठा लूंगा, इसको एम जी के बराबर ही आएगा। ये एम जी से भी छोटा है, देख लो, mg को अलग कर दो, म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 से छोटा है, mg अलग करो तो म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 से छोटा है कि नहीं? तो ये mg से छोटा है, यानी तुम अगर ऊपर उठाओगे उससे भी कम फोर्स में मूव कर जाएगी बॉडी। समझ में आ रहा है? इसीलिए उन्होंने ये तक नहीं बताया था कि कैसे, उन्होंने कहा बस हिला दो तुम बॉडी को, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टली चलाओ, वर्टिकली चला दो, कम कैसे भी चला दो किसी भी डायरेक्शन में, मिनिमम फोर्स लगा, उससे कम में फिर चले ना बॉडी। तो दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम फोर्स, इससे कम में बॉडी नहीं चले। अब गलती क्या होती है, इस रिजल्ट का यूज करके बिट्स वालों ने 37 बार सवाल पूछा, और 38 सवाल यूपीटी वालों ने पूछा, नीट वालों ने 70 बार पूछा, जी मेन वालों ने 1000 बार पूछा। कहने का मतलब 1000 से मेरा ये मतलब बहुत बार आया सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं इसको सवाल में। और ऐसा कई बार देखा गया, जब आईआईटी वाले नया सवाल डिजाइन करते हैं वो थ्योरी बन जाता है, क्योंकि पहली बार आईआईटी के पेपर में देखा जाता है, इससे पहले किताबों में था ही नहीं, फिर उसको किताबों में आइए स्वागत है आपका। आप सोचते हैं कि अरे ये सवाल सर ने हमें पढ़ा, कितना सरल है, पिछले सीनियर हमारे कह रहे थे बड़ा कठिन सवाल था, सर ने क्लास में पढ़ाया था। सर ने भी वो तब देखा जब पेपर में पहली बार देखा, तब तक सर ने भी नहीं उसको पढ़ाया था। जब पेपर में आया तो उसको थ्योरी बना लिया कि आप अगली बार वाले बैच को ये वाला आर्टिकल पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? तो कई थ्योरी जो हम बुक्स में जो हम पढ़ाते हैं जेईई या नीट के लिए, तो कई सवाल जो आपको लगता है कि आपको पढ़ाए गए वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन से थ्योरी बनाई। अब ये हमने हेडिंग डाल दी, कोई बुक की हेडिंग थोड़े ना, ये तो मैंने बना दी जबरदस्ती कि आप इसको हेडिंग की तरह इसको दिमाग में रखें और इसको याद रखें। अब देखिए गलती कहां होगी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहां पर। अब जैसे मैंने कहा म्यू की वैल्यू 1 है, और म्यू की वैल्यू अगर 1 है, हमने कहा बताओ मास इस बॉडी का 10 किलोग्राम है,
तो बताओ मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए? तो 90% पब्लिक म्यू एम जी वाला आंसर टिक कर देगी, क्योंकि उसके मन में यही विचार आता है, अच्छा मिनिमम फोर्स ऐसे लगाएगी, फट से म्यू एम जी म्यू एन कर देगी, एन बराबर एम जी होगा, म्यू एम जी के इक्वल आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने कहा भाई मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, और वो ए ऑप्शन में मिल जाएगा, टिक करेगा, आगे बढ़ेगा। अब तुरंत, लेकिन तुम समझदार हो, तुम समझ गए। हां, अगर मैं ऐसे कहूं कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है, अब बताइए मिनिमम कितना लगाऊं कि मोशन हो जाए? फोर्स की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी, अब आप इस रिजल्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मैंने बिना फोर्स लगाए आपसे पूछा है कि मिनिमम कितना लगाना है, तो डायरेक्शन मतलब आप चूज कर सकते हो, तब फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, म्यू इंटू एम जी अपॉन, तो ये 10g डिवाइड बाई √2 आएगा, 50g √2 न्यूटन। बात समझ में है ना, जो भी आ रहा। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, गलत भी मिसयूज भी मत करिएगा। अगर जैसे आपको याद करो, अगर मैं एंगल मेंशन करके पूछूंगा तो फिर आप उसी एंगल के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अगर मैं कहूं कि मैंने थीटा एंगल पे फोर्स लगाया, मिनिमम क्या आएगा? ये आंसर आएगा। जब मैं फोर्स की डायरेक्शन मेंशन ना करूं और कहूं कि बताओ मिनिमम कितना, तब आप एंगल अपना खुद सेलेक्ट करिएगा। हो सकता है सिर्फ एंगल ही पूछे कि बताइए किस एंगल पे फोर्स लगाना है कि फोर्स मिनिमम लगे, तो याद रखना tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? म्यू। जैसे म्यू की वैल्यू 1/√3 है, तो बताओ कितने एंगल पे लीस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा? सबसे कम फोर्स कब लगाना पड़ेगा मोशन के लिए? अगर म्यू की वैल्यू 1/√3 है, 30 डिग्री होगा। अरे 1/√3 है ना, और म्यू की वैल्यू 1 है, तो किस एंगल पे मोशन? ठीक है, नोट करो इसको। अरे ऋतिक आया है।